दोस्तों पिछले वीक एक मीटिंग हुई थी आईबीए और बैंक यूनियंस के बीच में पेंशन अपडेशन को लेकर, जिसमें काफ़ी सारे पेंशन अपडेशन के इश्यूज़ पर चर्चा की गई थी। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था फैमिली पेंशन का इंक्रीमेंट 30% तक होना। आईबीए के सामने बैंक यूनियंस ने कई सारी मांगे रखी हैं, लेकिन जो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फैमिली पेंशन। तो यहाँ पर दोस्तों सोर्सेज के थ्रू पता पड़ता है कि फैमिली पेंशन का जो मुद्दा है शायद आईबीए द्वारा उस पर विचार विमर्श किया जाए और एक हमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिले फैमिली पेंशन के अंदर, क्योंकि फैमिली पेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में पार्लियामेंट में भी चर्चा हो चुकी है विपक्ष के द्वारा, और उन्होंने भी मुद्दे उठाए हैं कि बैंकर्स की फैमिली पेंशन का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपसे बात करने वाला हूं वो है इस हफ्ते से जुड़े हुए बैंक प्राइवेटाइजेशन से संबंधित खबरें। बहुत सारी न्यूज़ डेली आती हैं और इस वीक क्या क्या नई न्यूज़ निकल कर आई है बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनी का जो लॉज में अमेंड किया गया है तो वो किस तरीके से अमेंडमेंट्स हुए हैं, और जो प्राइवेटाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी का होना है आगे चलकर वो किस तरीके से किया जाएगा। साथ ही साथ आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन में ट्विस्ट है और उस ट्विस्ट का नेशनलाइज्ड बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन से क्या लेना देना है। तो दोस्तों आज इन सभी मुद्दों पे आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बात करते हैं सबसे पहले तो बैंक प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई खबरें। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी आरटीआईज दाखिल की गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा रिगार्डिंग के कौन से बैंक्स प्राइवेटाइज्ड होंगे, क्या क्या नाम है। जैसा कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम कई सारी रिपोर्ट से निकल कर आया था और लगभग 90 to 95% लोगों ने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि यही दो बैंक्स हैं जो कि प्राइवेटाइज्ड होंगे आगे चलकर। लेकिन ये सिर्फ नाम थे नीति आयोग के द्वारा जो उन्होंने सजेस्ट किए थे। जैसा कि इंश्योरेंस कंपनी के केस में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का नाम सजेस्ट किया था नीति आयोग ने। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारी आरटीआई दाखिल की गई। भी आरटीआईज़ में जो जवाब आए हैं वो एक ही जवाब हैं कि दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल और इस चीज़ को रिवील नहीं किया जा सकता है। एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ है वहाँ पर जिसके तहत इन खबरों को नहीं बताया जा सकता है, वो आरटीआई एक्ट के बाहर रहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने आरटीआईज़ डाली थी इन सभी चीज़ों को लेकर। ऑब्वियसली लोग डालेंगे क्योंकि ये एक टेंशन वाली बात है और शायद डेली आरटीआईज़ इस संबंध में दाखिल की जाती रही हैं, लेकिन आरटीआई से अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकती है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो नाम हैं वो कन्फर्म हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कर उनको एक लेटर दिया था जिसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया था कि इन बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन को रोक दिया जाए जो भी आपने अनाउंसमेंट की है बजट के अंदर। तो ऐसे में अब बात ये आती है कि इंश्योरेंस कंपनी का जो प्राइवेटाइजेशन है उसके लॉ को अमेंड किया गया है इस मॉनसून सेशन के अंदर। जो 51% गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी रहती है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर उसको नीचे लाने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी का जो लॉ है उसको अमेंड किया गया है इस संसद के अंदर, जिसमें एफडीआई में भी बढ़ावा हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर्स में 74% तक की कर दी गई है। तो जिसमें कई सारे बायर्स जो हैं वो अब ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे इंश्योरेंस कंपनीज़ को ख़रीदने के लिए। लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक इस एक्ट को अमेंड नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म कमेटी बिठाई गई है क्योंकि नीति आयोग ने जो नाम सजेस्ट किए थे उन नामों पर विचार करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़्म कमेटी बिठाई गई है उसमें अभी काम चल रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सटेंड हो सकता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के कंपैरिजन में बैंक प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने होंगे। तो हो सकता है शायद अभी गवर्नमेंट हाल फिलहाल बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के बारे में ना सोचे। तो दोस्तों आरटीआई से जितने भी रिप्लाई आ रहे हैं, जितने भी लोग आरटीआई दाखिल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कौन से दो बैंक हैं, तो उन्हीं सब से मैं कहना चाहूँगा कि आरटीआई की तरफ से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। जब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कर देता है तब तक कोई भी प्राइवेटाइजेशन की जो नाम है वो हमें मालूम नहीं पड़ पाएंगे।
अब कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है इंश्योरेंस कंपनी के एक्ट में, मानसून सेशन में उसको अमेंड कर दिया जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी नीति आयोग के द्वारा सजेस्ट की गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन इस फाइनेंशियल ईयर में किया जा सकता है। साथ ही साथ आपको पता है कि BPCL का भी प्राइवेटाइजेशन एक है और उसमें भी गवर्नमेंट ने FDI से रिलेटेड नॉर्म्स को रिलैक्स किया है ताकि फॉरेन बिडर्स जो हैं वो भी आके इसमें अपना स्टेक सेल परचेज़ कर सकें। तो आने वाले समय में देखना होगा कि इंश्योरेंस कंपनी का जो प्राइवेटाइजेशन है इसका ऐलान कब तक होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो IDBI के प्राइवेटाइजेशन में ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है यहाँ पर आप सभी को पता होगा, जैसा कि RBI ने के कुछ रूल्स हैं जिसमें कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स अपना पूरा स्टेक एकदम से नहीं निकाल सकते हैं, उनको ईयर वाइज ईयर कुछ परसेंट करके अपना स्टेक निकालना होता है। अब ऐसे में जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो है LIC और उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब ये दोनों अपना स्टेक पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते हैं अभी हाल फिलहाल, इनको कुछ परसेंट स्टेक अपना रिड्यूस करना होगा। तो ऐसे में अब IDBI के प्राइवेटाइजेशन का यहाँ पर ब्लॉकेज फिक्स हो गया है कि IDBI का प्राइवेटाइजेशन अब किस तरीके से आगे किया जाएगा। तो अभी हम लोग बात करें तो वैसे टैक्टिकली IDBI तो प्राइवेटाइज्ड बैंक है ही, क्योंकि उसका जो शेयर होल्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो LIC के पास है। बट अगर एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि IDBI की वेबसाइट पर हमें दिखता है न्यू जनरेशन गवर्नमेंट बैंक, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो एक न्यू जनरेशन की गवर्नमेंट बैंक है। IDBI में जो प्राइवेटाइजेशन में जितने भी ट्विस्ट आए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शायद वो ट्विस्ट ना आए, क्योंकि वहाँ पर जो लॉज अमेंड किए जाएंगे वो अमेंड्स किए जा सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी है वो 51% से रिड्यूस कर दे। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी रिड्यूस करेगी या नहीं करेगी, लेकिन जो केस IDBI के केस में फंसा है वो और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केस में नहीं फंसेगा। लेकिन हाँ, और भी अलग अलग चैलेंजेस हैं, जैसा कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो बैंक्स प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो Q1 का रिज़ल्ट है इस फाइनेंशियल ईयर का वो बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में उस चीज़ को पोस्ट किया है। साथ ही साथ IDBI का भी जो प्रॉफिट है इस फर्स्ट क्वार्टर में वो बहुत ही शानदार रहा है। तो दोनों ही बैंक्स के सभी एम्प्लॉयज़ को बहुत बहुत बधाई हो और IDBI का जो प्रॉफिट है वो इसी तरीके से बढ़ता रहे, तो शायद गवर्नमेंट इसके प्राइवेटाइजेशन पर कुछ ना कुछ आगे चलकर सोच ले। इन दिनों एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट 7 सरकारी बैंक बेचने की तैयारी कर रहा है और सिर्फ 5 सरकारी बैंक रह जाएंगे। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है वो रॉयटर्स द्वारा पब्लिश करी गई थी इन द ईयर 2020 पैंडमिक के बाद में, जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान हुआ था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। उस टाइम ये न्यूज़ निकल कर आई थी। तो इस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं है, आप लोग इस न्यूज़ पर बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।